हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू चैप्टर हिस्ट्री लेसन 6 और क्लास भी 6 है। लेसन का नाम है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। सो दिस इज़ कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप का मतलब होता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं लेटर वैदिक पीरियड, वर्णास, जनपदास, महाजनपदास और लास्ट पॉइंट है आपका टैक्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाउ सम मेन बिकम रूलर। कोई भी जो लोग होते हैं वो रूलर कैसे बन जाते हैं। प्रोबेबली चूजन बाय द जनाज द पीपल। हम ये बात कर रहे हैं इस लेसन में वैदिक पीरियड की, लेटर वैदिक पीरियड की, जिस समय जो है राजा का चुनाव जन लोग करते थे। और जन एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है लोग। तो जो एक किंग होता था, किंग वॉज चोजन बाय द जनाज एंड जनाज वर हु, दे वर द पीपल। But around 3000 years ago, we found some changes taking place. अब देखो 3000 साल पहले हमको अब कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। किस चीज़ में चेंजेस दिख रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ किंग। अब किंग का जो सिलेक्शन है उसमें चेंज हो रहे हैं। आज के टाइम पे जो हम लोग किंग का सिलेक्शन करते हैं, किंग कौन होता है? अभी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज़ द रूलर ऑफ आवर कंट्री। पर उसको भी जो है हम लोग ही तो चूज़ करते हैं, जन है ना, हम लोग हैं। तो जो 18 प्लस के लोग हैं वही चूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड में भी जो किंग होता था वो लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता था। बट देखो उसमें फिर धीरे धीरे चेंज आया। क्या चेंज आया? नाउ सम मेन नाउ रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। अब जो है जो भी राजा बहुत बड़ा जो है कोई रिचुअल करता था। रिचुअल का मतलब होता है कुछ आपका कर्म कांड होता है ना। जैसे आप लोग अगर हिंदू हैं तो आप लोग जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसका जो है नामकरण होता है, फिर उसका जनेऊ संस्कार होता है और उसके बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। कभी आप घर में सत्यनारायण कथा कराते हैं, कभी भागवत कराते हैं। तो इनको हम जो है रिचुअल्स बोलते हैं। तो पुराने टाइम में राजा लोग जो है सेक्रीफाइसेस करते थे। हवन हवन आप लोगों ने पक्का देखा होगा या अपने घरों में कराया होगा। तो आजकल जो हम हवन कराते हैं वो तो बहुत छोटे स्केल पे होता है। बट जो अर्लियर टाइम्स के जो हवन होते थे वो बहुत ग्रैंड होते थे। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पे होते थे। उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता था, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। बहुत सारे पुरोहित, ऋषियों, मुनियों को और अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनको भी इनविटेशन देना पड़ता था। तो धीरे धीरे अब राजा लोग क्या करने लगे, वो लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस यानी हवन करने लगे। और उन हवन के थ्रू जो है राजा की पावर का पता चलता था और राजा अपने आप को या फिर लोग जो है राजा को अप्रूव करते थे। द अश्वमेघा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। आपने अश्वमेघ यज्ञ पक्का सुना होगा। आपने अगर जो है लॉकडाउन के टाइम पे रामायण देखी है तो रामायण के जो एंडिंग वाले एपिसोड्स थे उनमें भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में क्या होता है एक्चुअली, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो उस एक घोड़े को छोड़ा जाता है, बहुत ही एक तंदुरुस्त और पावरफुल जो एक घोड़ा होता है, उस घोड़े को यज्ञ करके उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है। और उसके पीछे पीछे उस राजा की, जो उस हॉर्स का ओनर होता है, उसकी भी एक फौज जो है, एक सेना की छोटी सी टुकड़ी, वो उसको फॉलो करते हुए चलती है। तो उसके बाद जो ये हॉर्स होता है जिस जिस टेरिटरी से गुजरता है, अगर उस टेरिटरी के राजा को हॉर्स के ओनर का जो है सुप्रीमेसी अगर उसको स्वीकार है तो वो चुपचाप से हॉर्स को अपनी टेरिटरी से जाने देता है। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, सपोज करो ये इस टेरिटरी का राजा है और इसकी टेरिटरी से ये हॉर्स पास बाय हो रहा है। तो इसको लगता है कि अगर हॉर्स का ओनर जो है वो उससे बड़ा किंग है तो वो क्या करेगा, वो चुपचाप से उस हॉर्स को अपने टेरिटरी से पास होने देगा। और अगर किसी को लगता है कि उसको ये हॉर्स का ओनर का सुप्रीमेसी यानी उसको अपना मालिक बनाना पसंद नहीं है तो व्हाट ही कैन डू, वो हॉर्स को कैप्चर करेगा और हॉर्स के ओनर वाली जो से ये आर्मी है उसके साथ वो फाइट करेगा। सो
A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the राजा's men. और हॉर्स के पीछे जैसे मैंने बताया था राजा के आदमी लोग होते हैं. हमने जब अश्वमेध यज्ञ देखा था रामायण में तो उसके साथ लक्ष्मण जी गए थे. हॉर्स के पीछे पीछे लक्ष्मण जी की सेना की टुकड़ी गई थी. एंड इफ द हॉर्स वेंडर्ड इन द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. देखिए अगर ये हॉर्स उनकी टेरिटरी से गुजर रहा है, ये वैसे जनरली क्या होते हैं, ये छोटे मोटे जो किंगडम्स होते हैं और छोटे मोटे किंगडम्स के छोटे मोटे किंग्स रहते हैं, तो वो बड़े राजा को अपने आप ही पावरफुल मान लेते हैं और उसके आगे अपना शीश यानी सिर झुका देते हैं. एज यू कैन सी एंड मेक आउट फ्रॉम दिस पिक्चर दैट दे आर बोइंग बिफोर दिस हॉर्स विच मेंट दैट दे आर एक्सेप्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द ओनर ऑफ दिस हॉर्स whosoever king he is. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful. अब अश्वमेध यज्ञ कराना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी. केवल एक पावरफुल किंग जिसको यकीन होता था कि जहाँ जहाँ उसका हॉर्स जाएगा वो उन किंगडम से लड़ने में एबल है, केपेबल है, तो इतना पावरफुल जो राजा होता था बस वो ही अश्वमेध यज्ञ कराता था. एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम. और वो अपने रिचुअल में अश्वमेध यज्ञ में जिन जिन को बुलाता था वो सारे राजा या वो सारे जो गेस्ट हैं वो उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे. और अभी भी ऐसा ही होता है, हम जब किसी की वहाँ कथा सुनने जाते हैं तो हम लोग भी खाली हाथ नहीं जाते. वी टेक सम फ्रूट्स या फिर हम जो है हवन में पैसा चढ़ाते हैं. तो खाली हाथ तो अभी भी जाने का जो है रिवाज नहीं है. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. तो ये जो कर्म कांड होते थे, जो रिचुअल्स होते थे, जो ये यज्ञ होते थे, इनका जो मेन वो होता था, पर्सन होता था, सेंट्रल फिगर, वो ओब्वियसली जो उसको कराएगा, हवन कराएगा वही होगा. और हवन कौन कराता था? कोई पावरफुल किंग कराता था. तो दैट्स वाई राजा वॉज द सेंट्रल फिगर ऑफ दीज रिचुअल्स. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट. और उसके बैठने के लिए एक अलग से स्पेशल सीट होती थी. आपने बहुत सारी मूवीज़ में, सीरियल्स में पक्का देखा होगा. जो राजा की सीट होती है दैट इज़ रेज्ड बिलो द अदर कोर्टियर्स या अदर मिनिस्टर्स सीट. जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो उससे थोड़े से नीचे पोजीशन पे बैठते हैं और राजा की सीट जो होती है वो हमेशा हायर पोजीशन पे होती है. तो इसको हम थ्रोन बोलते हैं. जिसके ऊपर राजा बैठता है, राजा की सीट को इट इज़ नोन एज थ्रोन. और कभी कभी इस थ्रोन के ऊपर टाइगर की स्किन भी होती है ना, जिससे पता चलता है कि वो टाइगर यानी शेर के बराबर स्ट्रॉन्ग है. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. और राजा के जो सबसे ज़्यादा करीब रहता है युद्ध के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, पता है वो कौन होता है? वो उसका चैरोटियर होता है. नाउ हु इज चैरोटियर? अ पर्सन जो उसका रथ चलाता है. राजा खुद रथ चला के खुद लड़ाई तो नहीं कर सकता, तो देयर इज़ अ पर्सन जो उसका रथ चलाता है और राजा पीछे से फाइट करता है. तो उसके युद्ध के बारे में, उसके स्किल्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी वो उसके चैरोटियर को होगी. तो जब वो युद्ध से वापस आते हैं तो चैरोटियर क्या करता है? राजा की कथाएं, राजा की बहादुरी की जो टेल्स होती हैं वो प्रजा को सुनाता रहता है. Next is his relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. राजा जो होता है वो सबसे बड़ा यज्ञ तो राजा करता है, राइट. बट जो राजा के रिलेटिव्स हैं, जैसे उसकी जो वाइफ है या उसके जो सन्स हैं, वो भी रिचुअल करते हैं. बट वो राजा के बराबर बड़ा रिचुअल नहीं करते. वो छोटे मोटे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको करते हैं. द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स. बाकी राजा देख रहे हैं आप, ये जो दूसरे स्टेट्स के राजा हैं वो लोग चुपचाप से बैठ के ये रिचुअल्स को होते हुए देखते हैं. वो केवल स्पेक्टेटर्स हैं. स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, जो हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस. ये देख रहे हैं आप, राजा पूरे जो है हवन करा रहा है. बहुत सारे ऋषि मुनि हैं वो उसके हवन में हेल्प कर रहे हैं. उसकी वाइफ पीछे बैठी हुई है और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के राजा हैं वो चुपचाप से हवन होते हुए देख रहे हैं.
प्रिस्ट परफॉर्म द रिचुअल। अब ये जो रिचुअल होते हैं ये हवन कौन करेगा? ऑब्वियसली ये ब्राह्मण का काम है। इन द अर्लियर लेसन आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4 वर्णास, 4 वर्णास बताए थे मैंने आपको। वो होते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण का जो एकमात्र काम था वो था वर्शिप करना और सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करवाना। तो ऐसे ही जब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये सारे ब्राह्मण लोग हैं या प्रिस्ट लोग हैं जो ये रिचुअल को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। ऑर्डिनरी पीपल कौन होते हैं? उस किंगडम में रहने वाले सभी लोग जिनको इन्विटेशन मिला होता है इस रिचुअल के लिए, इस हवन के लिए। इसके अलावा विश भी एक जो है आपका वर्ण है ना, जिसको हम वैश्य वर्ण भी बोलते हैं। वैश्य वर्ण वो होता है जो पूरा बिजनेस क्लास वर्ण होता है, जो लोग व्यापार करते हैं। तो वो लोग जब हवन में आते थे तो दे ऑल्सो यूज टू ब्रिंग गिफ्ट्स। तो हवन में अगर आप लोग अभी भी जाते हैं, कभी आप लोग के पेरेंट्स जाते हैं तो आपने देखा होगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाते, वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह ले जाते हैं या फिर हवन में जाके कुछ ऑफरिंग देते हैं, मतलब कुछ पैसा वगैरह रखते हैं। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। इसके अलावा एक और वर्ण होता है जिसको 4th कास्ट हम बोलते हैं, शूद्र वर्ण, जिनको सबसे लोअर कास्ट बोला जाता है। उनको इन रिचुअल का इन्विटेशन नहीं मिलता था, उनको इन रिचुअल्स में अपर कास्ट के किसी भी कर्मकांड में उनको इनविटेशन नहीं दिया जाता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है प्री वैदिक पीरियड, एक है वैदिक पीरियड और तीसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो जो फर्स्ट आपको पता है आपके 4 वेदास होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है और उसको सबसे पहले लिखा गया था और उसको लिखा गया था वैदिक पीरियड में। इसी कारण से उसी के नाम पे इस पीरियड का नाम वैदिक पीरियड पड़ा। और जो बाद के जो 3 वेदास हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनको लेटर वैदिक पीरियड में उनको लिखा गया। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रिस्ट। अब ये जो सारे जो वेद थे इनको किसने कंपोज किया? इनको सब प्रिस्ट ने कंपोज किया। और इनके अंदर क्या चीज़ें हैं? दे डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म। तो सारे इन वेदों में ये चीज़ें बता रखी हैं कि कौन सा हवन कैसे होगा, कौन से भगवान की पूजा कैसे होगी, है ना, और किन भगवानों को क्या क्या ऑफर करते हैं। तो कर्म कांड की, धर्म की, हवन की, पूजा की, ये सारी जो है इसमें विधियाँ बताई गई हैं। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। और कुछ वेदों में तो सोसाइटी में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, विमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए, फादर को कैसे बिहेव करना चाहिए, सन को कैसे बिहेव करना चाहिए, किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए, इन सब के बारे में रूल्स लिखे हुए हैं। तो ये एक वेदा के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका एक एग्जाम्पल है। एंड दीज आर द प्रीस्ट हु हैव कंपोज्ड ऑल दीज वेदास। डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी में कौन कौन से ग्रुप थे? सबसे पहले देखिए प्रिस्ट थे। प्रिस्ट बहुत ज़्यादा थे क्योंकि जो हमारा पूरा सोसाइटी था वो प्रिस्ट यानी ब्राह्मणों से डोमिनेटेड था। उसके अलावा वॉरियर थे। वॉरियर कौन होते हैं? क्षत्रिय, जो रूल करते हैं, जो लड़ाई करते हैं। उसके अलावा गांव के अंदर फार्मर्स होते थे। हर्डर्स आपको पता है, जिनके पास कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे बकरियां होती हैं, शीप होती है ना, इनको चरा के वो लोग अपना जो है लाइवलीहुड चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। दे आर नोन एज हर्डर्स। उसके अलावा ट्रेडर्स, बिजनेसमैन होते हैं। क्राफ्ट पर्सन, जो एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें बनाते हैं या फिर कुछ सजावटी वाली चीज़ें बनाते हैं, दे ऑल टुगेदर आर नोन एज क्राफ्ट पर्सन। उसके अलावा लेबरर्स होते थे। फिशिंग फोल्क होते थे जो फिशिंग करते थे। और ऐसे लोग भी होते थे जो फॉरेस्ट में रह के अपना लाइफ स्पेंड करते थे। सम प्रिस्ट्स एंड वॉरियर्स वर रिच। आपको पता है जो प्रिस्ट होंगे, है ना, जो सबसे अपर कास्ट है सोसाइटी का, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग उसको देते थे कि वो तो फिर जो है उनको बहुत सारे दान दक्षिणा मिलता था, तो वो तो ऑब्वियसली रिच होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो वॉरियर्स होते थे, जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, वो भी रिच थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। उसके अलावा जो भारत में फार्मर्स और ट्रेडर्स थे वो लोग भी अच्छे खासे रिच थे। तो इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है, क्योंकि भारत में कभी भी गरीबी नहीं रही। हर किसी के पास अपना खाने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए सफिशिएंट
धन और धान्य, धान्य का मतलब क्या होता है, राइस यानी अनाज, सफिशिएंट था। अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉल्क एंड हंटर एंड गैदरर्स, दे वर पुअर। बट ये जो ग्रुप है ये थोड़े से पुअर थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्णास। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था वर्णास जो है इंडिया में वी हैव 4 वर्णास बेसिकली। और ये वर्णास किसने बनाए हैं, ये हमारे वैदिक पीरियड में जो वेद लिखे गए हैं उन वेद के अकॉर्डिंग सोसाइटी में जितने भी लोग थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी ब्राह्मण की, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी क्षत्रिय, थर्ड कैटेगरी है आपकी वैश्य और फोर्थ कैटेगरी है आपकी शूद्र। ये देखिए जैसे आपका ब्राह्मण का दिख रहा है, इधर पे इमेज दिख रही है, तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका काम ही क्या था, पूजा पाठ करना। और जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपकी क्षत्रिय, आप इनके अटायर से पता लगा सकते हैं क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, शासन करना, रूल करना। वैश्य का काम होता है धन धान्य से रिलेटेड, मतलब जो भी कारोबार या बिजनेस होता है दैट इज बीइंग डन बाय वैश्य। एंड द लास्ट कास्ट इज आपकी शूद्राज। एंड शूद्राज मेन वर्क और जॉब वाज टू सर्व ऑल दीज 3 कास्ट। इन 3 कास्टों को सर्व करना, उनकी सेवा करना वॉज द मेन जॉब ऑफ शूद्रास। लेट अस टॉक अबाउट वर्णास, दैट इज ब्राह्मण मेनली। द प्रिंस डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णास। जो ब्राह्मण वर्ग था, जो पुजारी वर्ग था, उन्होंने 4 वर्णों में हमारे समाज को बांटा। और अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वर्णा वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। तो वेदास को पढ़ने का जो इकलौता जो रिजर्वेशन था दैट वॉज फॉर द ब्राह्मणाज ओनली। बाकी जो वर्ण होते थे वो वेद नहीं पढ़ते थे। तो वेद को पढ़ने का और वेद को सिखाने का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो ब्राह्मण का था। इसके अलावा दे परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। वो सेक्रीफाइसेस का मतलब वो यज्ञ वगैरह भी कराते थे, पूजा कराते थे। एंड रिसीव गिफ्ट्स, और उसके बदले में उनको गिफ्ट्स मिलते थे। अभी भी हमारे घर में जब भी ब्राह्मण आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हम उनको दान दक्षिणा देके उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका वर्ण है वो है आपका क्षत्रिय वर्ण। इट इज़ इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय। तो जो रूलर या उसके फैमिली या उसका जो क्लैन है उन सबको हम लोग क्षत्रिय बोलते थे। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। उनका मेन काम होता था अपने राज्य की सुरक्षा करना, अपने लोगों की सुरक्षा करना और अपने एनिमीज से बैटल लड़ना यानी लड़ाई करना। थर्ड वर्ण है आपका वैश्य, इसको विश्व भी बोलते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स। वो फार्मर्स भी होते थे, हर्डर्स भी होते थे और ट्रेडर्स भी होते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। अब ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय और जो वैश्य वर्ण है वो दोनों के दोनों सेक्रीफाइसेस यानी हवन कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते हैं। बट जो शूद्र वर्ण है उनको हवन करने की परमिशन नहीं है। So this is the last one and they are known as Shudras who had to serve the other 3 groups and could not perform any ritual. ये बेचारे जो हैं सबसे ज़्यादा इनको दबाए गए या सताए गए जो वर्ण हैं इनको शूद्र बोलते हैं। इनका काम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो वर्ण हैं उनकी सेवा करना, उनके वहाँ काम करना, उनके वहाँ नौकरी करना, ये सब काम इन शूद्र लोगों का होता था। और इसके अलावा वेदों के अनुसार इनको कोई भी रिचुअल, पूजा पाठ, हवन ये सब करने की परमिशन नहीं है। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। देखो इसके साथ वुमेन के साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। बेचारी जो वुमेन थी, महिलाएं थी, उनको भी शूद्रों की कैटेगरी में ही रखा हुआ था क्योंकि उनको भी हवन करने की भी इजाज़त नहीं थी और उनको वेद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। Many people did not accept the system of Varna laid down by the Brahmins and condemned untouchability.
तो सोसाइटी में हमेशा जो है सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ लोग रेबल भी होते हैं, कुछ लोग जो हैं बातों को नहीं मानने वाले भी होते हैं। उनमें से ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला ये हम ब्राह्मणों के जो बनाए हुए वर्णास हैं इनको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे। क्योंकि जो फोर्थ वर्ण था ना बेटा, अनटचेबिलिटी का मतलब सॉरी शूद्रों का, उनको जो ऊपर के जो 3 वर्ण्स थे वो लोग उनको टच ही नहीं करते थे, इसीलिए उनको अभी भी हम अनटचेबल कास्ट बोलते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। छुआछूत आपने पक्का सुना होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में अभी तक भी है, 2020 की बात मैं कर रही हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आर हिंदू इंडियन सोसाइटी, जिसमें क्या होता है हम छोटे लोगों के साथ, अनटचेबल लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार। तो उस समय में भी कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा रेबल थे, यानी विद्रोही थे, जो सोसाइटी के रूल्स को एज इट इज़ नहीं मानते थे। तो उन लोगों ने ब्राह्मण्स का अपोज किया, विरोध किया। उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हारे बनाए हुए वर्णों को नहीं मानते, हमारे लिए सारे वर्ण एक जैसे हैं। सम किंग्स थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट। अब देखो प्रिस्ट लोगों ने क्या किया है, अपने आप को तो सबसे टॉप पोजीशन में रखा है ना, और उन्होंने क्षत्रिय को सेकंड पोजीशन में रखा है। बट जो एक किंगडम होता है वो किसके द्वारा रूल किया जाता है? किंगडम को तो एक राजा रूल करता है। तो कभी कभी राजा बोलता था जब मैं पूरे किंगडम को रूल कर सकता हूँ तो मैं सेकंड नंबर पे क्यों आऊँगा? वी शुड बी अबव द ब्राह्मण्स, हमको तो ब्राह्मणों से भी ऊपर होना चाहिए। तो कुछ राजा भी ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानते थे। Others felt that birth could not be the basis for deciding which varna people belongs to। और कुछ लोगों ने ये भी फील किया कि किसी का भी जो बर्थ होता है, जैसे शूद्र का बेटा शूद्र होता है ना, और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता है, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है। तो किसी का भी वर्ण डिसाइड करने के लिए उसका बर्थ जो है वो कोई बेस नहीं होना चाहिए। किसी का भी अगर वर्ण डिसाइड करना है तो उसका जो काम होता है उसको आप जो है कैटेगराइज करो। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, पंडित का बेटा जो है वो सोल्जर बन जाए, वो सैनिक बन जाए, तो उसको क्षत्रिय बना दो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी शूद्र का बेटा पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा हो, पूजा पाठ करने लग जाए, तो उसको ब्राह्मण बोल दो। तो वर्ण को डिवाइड करने का बेसिस उसका काम होना चाहिए, ना कि उसका जन्म। पंडित के बेटे को पंडित ही नहीं बोला जाना चाहिए, बल्कि जो वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ण होना चाहिए। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation। But कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला नहीं, ऑक्यूपेशन यानी आपके काम के आधार पे भी कोई डिफरेंस सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, सबके सब एक बराबर होने चाहिए। दिस वॉज अ वेरी गुड थिंकिंग विच स्टिल वी पीपल आर हैविंग इन आर माइंड्स। हम लोग को अभी भी हमारे दिमाग में है कि समाज में जो है कोई अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं होना चाहिए, सबके सब एक बराबर होने चाहिए। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको बहुत बुरा लगता था जब उनको रिचुअल्स करने की फ्रीडम नहीं थी। तो उनके अकॉर्डिंग सब लोगों को पूजा करने की इजाज़त होनी चाहिए, सब लोगों को हवन करने की परमिशन होनी चाहिए। भगवान तो सबके होते हैं ना, तो किसी एक जो है कास्ट को या फिर एक वर्ण को हम पूजा पाठ करने से क्यों रोकें? हम कौन होते हैं? Next, let us talk about Janpadas. The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas। अब देखो हमने जनास की बात की थी। जनास का मतलब होता है जो किंगडम में रहने वाले लोग हैं। अब इन्हीं किंगडम को इन लोगों ने बड़ा बना दिया है और ये टेरिटरी बड़ी हो गई है, तो इनको हम बोलने लग गए हैं जनपदा। The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down। जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है पैर। तो जनपद का मतलब हो गया एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों ने अपना पैर रखा, where they set their feet, है ना। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदास देखो, ये
वैदिक पीरियड के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जनपदास हैं। ये गांधार है, ये अभी हमारे पाकिस्तान में चला गया है। तो देखिए अफ़गानिस्तान के पास जो ये एरिया दिख रहा है ये आपका गांधार है। आप लोगों ने अगर महाभारत देखा था तो जो धृतराष्ट्र की माँ थी उसका नाम गांधारी था, और उसकी माँ का जो मायका था, वो जो बेटी थी वो गांधार नरेश की बेटी थी, तो वो यहाँ की प्रिंसेस थी, है ना। जो धृतराष्ट्र की मम्मी थी वो गांधार की प्रिंसेस थी। इसके अलावा तक्षशिला आपने सुना होगा। तक्षशिला एक बहुत बड़ा एक जनपद था। वहाँ पर जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा एक कॉलेज था, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत टीचिंग्स सिखाई जाती थी। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये वैदिक पीरियड के या लेटर वैदिक पीरियड के बहुत इम्पॉर्टेंट जनपदास या महाजनपदास हैं। तो सबसे पहले आप गांधार है, गांधार के पास तक्षशिला है, ये कुरली है उत्तर प्रदेश में, हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर आपको पता है, जो महाभारत का जो पूरा प्लॉट है वो हस्तिनापुर में ही है ना। पूरी स्टोरी जो बेस्ड है वो हस्तिनापुर की है। इसके अलावा पांचाल नरेश ये है यहाँ पर, और इसके अलावा कौशल है, कौसाम्बी, राजगृह, मगध, वैशाली, वज्जी, अंगा, अवंती, उज्जैन, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, इस मैप को अच्छे से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो जनपद है वो कौन से जगह पे आ रहा है। तो मोस्टली देखिए जो बड़े बड़े जो जनपद हैं वो सारे के सारे हमारे नॉर्थ इंडिया में है। ये आपका साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया जो है उसकी हिस्ट्री हमको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो ये सारे जनपदास नॉर्थ इंडिया के हैं। Archaeologists have excavated a number of settlement in these जनपदास such as पुराना किला। पुराना किला जो है दिल्ली के अंदर है, तो वहाँ पर भी जब एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, डिग करते हैं। अब देखो जो बाकी लेबर होते हैं, लेबर जब खुदाई करते हैं तो बहुत हार्डली करते हैं, है ना, वो सब कुछ को जो है फटाफट जो है तोड़ते हुए करते हैं। बट जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करते हैं, वो जब खुदाई करते हैं तो बहुत डेलिकेटली, बहुत आराम से, बहुत प्यार से करते हैं, क्योंकि अगर वो जोर जोर से हथौड़ा मारेंगे तो क्या हो सकता है, ज़मीन के अंदर अगर कोई बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग के रिमेन्स होंगे, उसके कुछ पीसेस होंगे, तो वो टूटने का डर होता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत आराम से काम करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम पुराने जनपदास के ट्रेसेस ढूंढते हैं, उसके निशान ढूंढते हैं, क्या पता हमको उन जनपदास की कुछ बिल्डिंग्स मिल जाए। तब उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर जो पुराना किला एरिया है वहाँ पर उन्होंने खुदाई की। उसके अलावा हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है वहाँ पर भी खुदाई की, और इटावा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर एक जगह है अतरांजी खेड़ा। तो इन 3-4 जगह पे जब उन्होंने खुदाई की और पुराने जनपदास के निशान ढूंढने की कोशिश की, तो उन लोगों ने क्या फाउंड किया कि द पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल। उनको जो है पुराने टाइम के कुछ घर मिले, उनके ट्रेसेस मिले। तो उनके जो ट्रेसेस थे वो बिल्कुल इस प्रकार से थे। जो पुराने टाइम पे जो जनपदास में जो गांव के लोग होते थे वो अपने घर मिट्टी के बनाते थे, और कैटल्स भी पालते थे, बहुत ज़्यादा कैटल्स पालते थे, 5-5, 6, 7, 10, है ना। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और क्रॉप्स भी उगाते थे जिनमें राइस होता था, वीट, बार्ले, पल्सेस, सुगर केन, सेसमी एंड मस्टर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो जनपदास के विलेजर्स उगाया करते थे। नेक्स्ट है पेंटेड ग्रे वेयर। ये एक मेटल होता है बेटा, ये उस समय का ट्रेसेस मिला है। ये आज का होता तो बहुत अच्छे से दिखता, बट इतना पुराना 3000 ईयर्स अगो की चीज़ है जो हमको खुदाई में मिली है। तो ये एक मेटल है जिसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे कलर का होता है। इसके प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेजल्स। तो जनपद के टाइम पे लोग इसके प्लेट और बाउल बनाते थे। जैसे आजकल हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग जो है ग्लास की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं डिशेस के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए। बट जनपदास के टाइम पे पीपल यूज टू मेक द प्लेट्स एंड बाउल्स मेड अप ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर।
दीज वर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, ये टच करने में बहुत स्मूथ होते थे, बहुत अच्छे मतलब फील आता था। विद अ नाइस एंड स्मूथ सरफेस, इनकी जो सरफेस होती थी बहुत स्मूथ थी। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आ जाता है तो हम उसको सर्व करने के लिए अपना डिनर सेट निकालते हैं ना, तो डिनर सेट हमारा बहुत कॉस्टली होता है, उसको हम कभी कभी निकालते हैं, अदरवाइज़ हम डेली यूज़ के लिए हम लोग स्टील के बर्तनों में ही खाना खाते हैं। तो ऐसे ही जो ग्रे वेयर था ये भी बड़ा कॉस्टली रहा होगा, तभी इन लोगों को, इन डिशेस को किसी स्पेशल ओकेजन पे ही बाहर निकाला जाता था या फिर अपने गेस्ट को फूड सर्व करने के लिए। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट महाजनपदास। अभी हमने जनपदास पढ़ा, अब नाउ लेट अस सी व्हाट एक्चुअली महाजनपदास आर। अब देखो अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, दैट्स वाई दे वर नोन एज महाजनपदास। अब देखो इससे पहले हमने 12 या 14 जनपदों की बात की थी। अब जनपदों में कंपटीशन होता है ना, जैसे अभी हमारी कंट्री में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बट सारी कंपनीज़ एकदम टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंची हैं। कुछ कंपनीज हैं जो टॉप पोजीशन में है, जैसे टाटाज है, बिरलाज है ना, तो इनके जो ओनर हैं वो बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है। तो सिमिलरली उस टाइम में भी बहुत सारे जो जनपद थे, बट जो इम्पॉर्टेंट जनपदास थे कुछ, उनको जो बहुत पावरफुल थे उनको बोला गया महाजनपदास। महा का मतलब होता है वेरी बिग। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। वैसे तो हर जनपद की एक कैपिटल सिटी होती है और हर राज्य की एक कैपिटल सिटी होती है ना, जैसे हमारी कंट्री भी एक हमारा कंट्री इंडिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? न्यू दिल्ली। तो ऐसे ही उस समय भी सारे जनपदों की एक एक कैपिटल सिटी होती थी। और कैपिटल सिटी की क्या खासियत होती है? किंग मेक्स इट्स पैलेस ओवर देयर। किंग जो होता है अपना पैलेस बनाता है वहाँ पे। तो ऐसे ही महाजनपदास की भी एक कैपिटल सिटी होती थी। एंड मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। नाउ दिस फोर्टिफाइड, फोर्ट का मतलब होता है किला। अब आप देख रहे हैं ना, ये वॉल देख रहे हैं, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल बना देते थे और इसके अंदर जो है किंग का पैलेस होता था और बहुत सारे लोग भी अंदर रहा करते थे। ये फोर्ट क्यों बनाते हैं? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको भी पता चल जाएगा। ये फोर्ट इसलिए बनाते थे सो दैट एनिमीज would find it very difficult to come inside these forts और attack the king। तो इसके अंदर आके किंग को अटैक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर बाय द वे एनिमी आ भी जाती है तो उसको इतनी ऊंची वॉल में चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा ना, तब तक जो है ऊपर जो है राजा क्या करता था, हर इन पिलर्स के पास अपने सैनिकों को इंस्टॉल करके रखता था। तो वो यहाँ से खड़े होके दूर दूर तक, देखो दिखाई दे रहा है ना, अगर बाय द वे कोई सेना भी आ रही है, दुश्मन की सेना भी आएगी, तो दे कैन सी इट और अपनी राजा को वो लोग अलर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वॉल होता था ये या तो वुड के होते थे या ब्रिक के होते थे या स्टोन के होते थे। सो दिस पोर्शन इज नोन एज फोर्टिफाइड एरिया। फोर्टिफाइड एरिया। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection। अब फोर्ट बनाने का एक ही कारण होता है कि they were afraid of the attacks of the other king। बाकी जो किंग्स होते हैं कहीं वो उनके ऊपर अटैक न कर दे, उनसे बचने के लिए they used to make forts। और दूसरा जो है उनको अपने पैलेस को भी प्रोटेक्शन करने के लिए बढ़िया साधन मिल जाता था। देखो ये भी एक फोर्ट है, कितना बढ़िया फोर्ट है। फोर्ट जो होते हैं थोड़े से हमेशा ऊंचाई पे यानी हाइट पे ही वो होते हैं, स्थित होते हैं, क्योंकि हाइट से जो है बाकी सारी टेरिटरी के ऊपर नज़र रखना बिकम्स वेरी ईजी। सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर। और कोई कोई रूलर ये बताना चाहता था अपने फोर्ट बना के कि वो कितने पावरफुल हैं। जितना बड़ा फोर्ट इसका मतलब उतना ही बड़ा किंग। तो वो दिखाना भी चाहते थे दूसरे किंग्स को कि देखो हम कितने रिच और पावरफुल हैं। आज के टाइम पे भी देखो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसका घर उतना ही बड़ा होता है ना। तो लोग अपने पैसे को शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए बड़े से बड़ी चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसे ही महाजनपदास के टाइम में भी अगर बड़ा फोर्ट है तो इसका मतलब वो बड़ा राजा है।
थर्ड, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। और फोर्ट बनाने का जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि द पीपल हु आर लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, जो उस फोर्ट के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर राजा अच्छे से नज़र रख सकता है और उनको लुक आफ्टर कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इतने बड़े बड़े वॉल बनाने के लिए कोई एक दिन का या 2 दिन का काम तो नहीं होता होगा बेटा, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, प्रॉपर प्लानिंग लगती होगी। थाउजेंड्स इफ नॉट लाख ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। अब देखो इतना बड़ा फोर्ट बनाने के लिए लाख, मतलब कई लाख जो है ब्रिक लगते होंगे। अभी भी जब हम अपना घर बनाते हैं तो हज़ारों ब्रिक तो हमारे घर के लिए ही लग जाते हैं, तो इतने बड़े फोर्ट के लिए कितने सारे ब्रिक्स लगते होंगे, इतने ब्रिक्स के लिए इसलिए कितना ज़्यादा पैसा लगता होगा, है ना। दिस इन टर्न मेंट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसको बनाने के लिए इतने सारे लेबर लोग भी तो चाहिए होते होंगे, तो उनमें सब बेचारे गरीब लोग होते थे, विमेन होती थी और उनके बच्चे होते थे, जो मिलके सालों साल तक ये फोर्ट्स को बिल्ड करते रहते थे राजा के लिए। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब ये देखिए, है ना, इतना बड़ा वॉल बनाने के लिए कितने साल और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोसाम्बी। कोसाम्बी एक जनपद है बेटा, आप लोगों ने अगर पहले वाले मैप में देखा होगा तो कोसाम्बी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द जनपद। और आपको पता है पुराने टाइम के जितने भी मकान हैं, जितने भी पैलेसेस हैं, वो सब के सब जो है या तो फिर नेचर के कारण या फिर जो है उनको डैमेज कर दिया गया या फिर दूसरे राजा ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उसके कारण वो सब के सब डैमेज हो गए, गिर गए, टूट गए और मिट्टी के नीचे दब गए सदियों सदियों तक। लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चला। बट अब मॉडर्न टाइम में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने जब कौशाम्बी में ये एक फोर्ट ढूंढा तो देखो कितना सुंदर फोर्ट मिट्टी के नीचे दबा पड़ा हुआ है, तो इसको भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला। ये देखो कितना बड़ा फोर्ट। और उस टाइम के ब्रिक्स देख रहे हैं आप, आजकल के ब्रिक्स होते हैं आप सर से तोड़ो तो टूट जाते हैं, तो इतने मजबूत और वाटरप्रूफ ब्रिक हैं कि ये बिल्कुल टूटा ही नहीं है अभी तक, है ना। बिल्कुल कितनी मजबूती से टिका हुआ है बेचारा ये फोर्ट इनका। और ये कहाँ पर है कौशाम्बी, आपको कहाँ मिलेगा, ये इलाहाबाद में मिलेगा जो कि यूपी में है। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो बाय गॉड, है ना। 2500 साल पुरानी बिल्डिंग का अभी तक भी ट्रेसेस मिलना वो सच में ही एक वंडर है। इसीलिए बोलते हैं पुराने ज़माने के जो बिल्डिंग्स बने होते हैं दे वर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। आजकल के टाइम पे कोई अगर ब्रिज बनाता है तो 5 साल के अंदर वो ब्रिज टूट जाता है, जबकि उसको बनाने का जो कॉस्ट होता है वो इतना करोड़ों में होता है, फिर भी ब्रिज टूट जाते हैं। लोग घर बनाते हैं तो घर भी 40-50 साल से ज़्यादा लोगों के घर टिकते ही नहीं है ना। द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज़। अब जब नए प्रकार के जो राजा बन रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर आर्मी ऑल्सो। उन लोगों ने अपनी आर्मी को बड़ा करना स्टार्ट किया। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज। अब बिना सैलरी के तो कोई भी सोल्जर काम नहीं करेगा ना। राजा अगर उनको डराएगा भी तो तब भी जो है वो अपने पूरे मन से फाइट नहीं करेगा अपने देश के लिए, इसलिए सोल्जर को भी अपना घर चलाना होता है। तो व्हाट किंग हैड started doing, they started paying regular salaries to their soldiers and maintained by the king throughout the year। और साल भर जो है उनको अपनी आर्मी में किंग जो है मेंटेन करके रखता था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। कुछ जो सैलरीज हैं वो उनको कॉइन्स के रूप में दी जाती थी, यानी पैसे के रूप में, सिक्कों के रूप में दी जाती थी। नेक्स्ट लेट अस रीड अबाउट टैक्सेस। अब इतना सारा जो काम कर रहा है राजा, अपने सोल्जर्स को सैलरीज दे रहा है, अपने लिए इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहा है, तो इस सब के लिए राजा के पास पैसा कहाँ से आता है ना।
वो पैसा आता है आपका टैक्सेस से। द किंग हैड इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस ऑन द पीपल टू इंक्रीज हिज रिसोर्सेज। अपना पैसा बढ़ाने के लिए राजा ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे लोगों पे। टैक्स आपको पता है क्या होता है? जैसे हम लोग कभी गाड़ी लेते हैं ना, जो आपकी एक सपोज करो आपने एक्टिवा ली, 2 व्हीलर है ना, तो जो एक्टिवा गाड़ी है वो सपोज आपको 70,000 की पड़ती है, तो 70,000 में से 12,000 जो रुपया होता है वो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। हम वैसे तो देते तो डीलर को है पैसा, पर डीलर उसमें से 12,000 रुपीज़ या फिर जितना भी जो होता होगा वो पैसा गवर्नमेंट को पे करता है। तो वो टैक्स है जो डीलर हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो एक स्कूटर की सेल से अगर गवर्नमेंट को 10,000 मिल रहा है, तो सोचो साल भर में इंडिया के अंदर कितने सारे स्कूटर को सेल होती है, कितनी मोटरसाइकिल कार की सेल होती है। तो इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। ऐसे ही जब हम घर बनाते हैं तो घर का भी हाउस टैक्स लगता है, वो हर ईयर देना पड़ता है। और अगर आपकी सैलरी कुछ अमाउंट से ज़्यादा होती है, 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और उसके बदले में हमारे लिए रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, फ्री के स्कूल्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है ना। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए तो करती है, इसलिए टैक्स देना बहुत कंपलसरी है और ऑनेस्ट और अच्छी बात भी है। आपको पता है इंडियन लोगों में जो सबसे ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, एक वो है रतन टाटा और दूसरे हैं आपके अक्षय कुमार। ये कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से और ईमानदारी से अपना बिना चोरी किए हुए प्रॉपर टैक्स पे करते हैं। वरना तो बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग जो हैं टैक्स गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं पे करते हैं। तो अब देखो वैदिक पीरियड में राजा क्या करता था? टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो सबसे पहला टैक्स होता है वो सबसे पहले लगता है फार्मर पे। बट थैंक गॉड आज के टाइम पे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में फार्मर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। फार्मर को छोड़ के सब पे टैक्स लग सकता है, बट जो फार्मर होता है वो अन्नदाता होता है, इसलिए गवर्नमेंट आज के टाइम की बात कर रही हूँ है ना, तो फार्मर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाती है। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। क्योंकि उस समय में जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं होते थे, लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदते थे, तो इसलिए राजा को सबसे ज़्यादा टैक्स फार्मर्स पर ही लगाना पड़ता था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी देखो इंडिया के अंदर 60% जो पॉपुलेशन है दे आर इंगेज इन द फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ना, वो किसान हैं, वो गाँव में रह के खेती कर रहे हैं। तो उस समय तो कम से कम 90 या 100% जो लोग होते होंगे वो सब के सब फार्मर्स होते होंगे। इसीलिए फार्मर्स पे जो टैक्स था वो था 1/6। अगर सपोज करो आपके पास 100 रुपीज़ पर ईयर का है क्या बोलते हैं फार्मर की इनकम, तो उसमें से आपको 1/6 पोर्शन है ना, 100 को 1/6 से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका आता है अमाउंट वो आपको राजा को देना पड़ता था। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर। इसको शेयर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, और हिंदी में उसको बोलते हैं भाग, यानी मेरा भाग। नेक्स्ट आपका टैक्स लगता है टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। जो क्राफ्ट बनाते थे, चीज़ें बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, मेटल से बर्तन बनाते थे, सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स बनाते थे, उन लोगों पर भी टैक्स लगता था। These could have been in the form of labor. For example, a weaver or smith may have had to work for a day every month for the king. पर इन लोग की सपोज करो अगर इतनी इनकम नहीं होती थी तो they were not able to pay in cash। अगर वो कैश में पे नहीं कर पाते थे तो राजा क्या करता था, उनसे मंथ में एक बार अपने महल के लिए काम कराता था। सपोज क्या करते थे, अगर कोई कारपेंटर है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो राजा को पे कर पाए, तो उसके बदले में एक दिन जाकर वो राजा के महल की कोई खिड़की सही कर देता था, उसके लिए कोई फर्नीचर बना देता था। तो एक दिन का काम राजा के लिए मंथ में फ्री में कर देता था। तो इस प्रकार से वो अपना टैक्स पे किया करते थे। नेक्स्ट था हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। जो बेचारे हर्डर्स होते थे, जिनके पास कैटल्स होती थी, वो लोग भी राजा को पे करते थे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। कभी कभी तो एनिमल्स जो है अपनी बढ़िया सी, जो कोई गाय होती थी या शीप होते थे, तो वो राजा को गिफ्ट कर देते थे, या फिर उनसे बनी हुई जैसे जो दूध निकल रहा है उनका, या फिर उनसे घी बनाया उन्होंने है ना, तो घी या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी राजा को गिफ्ट कर दिया करते थे।
नेक्स्ट है टैक्सेस वर ऑल्सो ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब जब ट्रेड होता था, व्यापार होता था, तो मार्केट में जितनी चीज़ें बिकती थी या फिर लोग जितनी चीज़ें खरीदते थे उनका भी टैक्स गवर्नमेंट को यानी राजा को देना पड़ता था। हंटर एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब जो जंगल में रहने वाले हंटर और गैदरर्स हैं, जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, जिनके पास और कोई भी इनकम का कुछ वो ही नहीं है ना, जरिया ही नहीं है, दे ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग। अब उनके पास तो पैसा नहीं होता है तो वो क्या पे करेंगे राजा को, तो उनको जो भी एनिमल प्रोड्यूस होता है, जो फिर फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है, वो राजा को गिफ्ट करना पड़ता था। फॉरेस्ट में क्या मिल सकता है उनको, सपोज करो उनको शहद मिल गया तो शहद दे सकते हैं, या फिर कोई बढ़िया सी जड़ी बूटी मिल जाती है तो वो दे सकते हैं, या फिर कोई हर्ब मिल जाती है ना, औषधि नहीं मिलती बेटा, है ना, जंगलों के अंदर, तो वो मेडिसिन, वो सब चीज़ें वो राजा को गिफ्ट किया करते थे एज टैक्स। नेक्स्ट लेट अस रीड अबाउट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम जानते हैं। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एग्रीकल्चर में टू मेजर चेंजेस वर बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो चेंजेस क्या क्या थे। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स। ये प्लो है बेटा, हल है, हल को हम बोलते हैं प्लो। तो जो हल की जो टिप होती थी, इन द अर्लियर टाइम्स दे यूज टू मेक इट ऑफ ओनली वुड, बट लेटर वैदिक पीरियड में उन लोगों को आयरन के बारे में पता चल गया था। हम लोगों ने इन द अर्लियर सिटीज़ के बारे में पढ़ा था ना, तो इन द अर्लियर सिटीज़ के बारे में उसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा था। तो उस समय के जो फार्मर्स थे, उस समय के जो लोग थे, उन लोगों को आयरन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो लोग जो हल होता था उसको वुड से ही बनाया करते थे। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ अभिजीत, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उन लोगों को आयरन के बारे में पता चल गया, आयरन मेटल के बारे में, तो उन्होंने अपने हल को आयरन का यानी लोहे का बनाना स्टार्ट किया। अब पता है लोहे से जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं या अपने खेतों की खुदाई करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, बट यही काम अगर हम लकड़ी से करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि जो इसका प्लोशेयर का जो टिप था, इट वॉज स्टार्टेड मेकिंग बाय आयरन। नेक्स्ट है दिस मेंट दैट हैवी क्लेई सॉयल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विद द वुडन प्लोशेयर। इसका मतलब है जो ये क्ले था, जो मिट्टी थी, जो बहुत हैवी होती थी, कभी कभी बहुत सख्त और हार्ड होती थी, इसको जो है टिल करना इट हैड बिकम वेरी ईजियर सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। और उससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रेन का प्रोडक्शन करने लगे। अब ज़्यादा ग्रेन का प्रोडक्शन करने लगे तो ज़्यादा वो लोग राजा को टैक्स देने लगे। नेक्स्ट चेंज क्या हुआ, लेट अस सी। ये देखिए, ये वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये लकड़ी का प्लोशेयर है। दिस वॉज यूज्ड इन द पीरियड विच वॉज अर्लियर ऑफ दिस वैदिक पीरियड। ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन they were having no information about this iron metal, so they were using this वुडन प्लोशेयर। इससे जब आप ज़मीन को डिग करते हो या टिल करते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी टिप जो है होती है टूट भी जाती थी। सेकेंड पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब पैडी क्या होता है, पैडी बेटा धान को इंग्लिश में पैडी बोलते हैं, है ना। तो देखो पहले धान के भी बीज होते हैं, आप लोगों ने अगर धान नहीं देखा होगा तो बाकी किसी भी क्रॉप के जैसे धान के भी बीज होते हैं, तो उस बीज को ज़मीन को खुदाई करके उसमें पहले ऐसे छिड़क दिया करते थे, तो उससे जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। बट नाउ इन लेटर वैदिक पीरियड वो दे हैड स्टार्टेड डूइंग ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। अब देखो ये आपको क्यारी दिखाई दे रही है ना, इस क्यारी में क्या किया, सारे के सारे धान के सीड्स उन्होंने छिड़क दिए, तो ये सारे के सारे धान बहुत इकट्ठे पैदा हो गए, है ना। जब इनको आप जो है करीबन 10 या 20 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है ये धान का प्लांट, तो उसके बाद इनको
उखाड़ा जाता है इधर से, है ना, पूरा पानी लगा के बहुत अच्छे से उखाड़ा जाता है, सो दैट उनकी रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। फिर उसके बाद ये देखो एक ऐसे एक फील्ड बनाया जाता है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़ को बनाया जाता है ना। उसके बाद ये जो धान, उखाड़ा हुआ धान है, इसको कुछ डिस्टेंस में इसको बोया जाता है। इस प्रोसेस को वी कॉल इट ट्रांसप्लांटिंग। और पैडी का मतलब होता है धान। तो धान को जब ऐसे लगाया जाता है तो बेटा वो धान बहुत अच्छी होती है, उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है ना। तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल और मानसून और इरिगेशन के भी बहुत अच्छे से मेथड हैं। तो मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, धान को ऐसे ही लगाया करते हैं। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। फिर इससे भी क्या हुआ, जो किसानों का धान की खेती है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लग गया, बढ़ गया। एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। ऑल्दो जब हम ऐसे धान लगाते हैं ना, तो आप देखो दिन भर आपको झुक के इन प्लांट्स को लगाना पड़ता है पूरे खेतों में। आपको दिखाई दे रहा है ये खेत, ये तो एक ही आदमी का खेत है ना। और अभी ऐसे कितने जाने गांव में खेत होंगे, तो इन सारे खेतों में सबको अपने कमर को झुका झुका के दिन भर लगाना पड़ता था। इसको कमर तोड़ मेहनत लगती है इसमें, बट इसके बाद जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है। और इस काम के लिए स्लेव मैन वेन वुमेन, जो स्लेव होते थे, जो दास होते थे, उनके मैन और वुमेन को लगाया जाता था। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनको हम कर्मकारा यानी कम्मकाराज भी बोलते थे, दे ऑल्सो हैड टू डू दिस वर्क। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कौन होते हैं, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं होती है, तो वो लोग भी इस काम को किया करते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मगध। मगध एक महाजनपद था, तो उसके बारे में लेट अस नो फ्यू मोर थिंग्स। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर्स। मगध जब अपना फॉर्मेशन हुआ था तो उसके 200 साल में ही एक बहुत बड़ा जनपद बन गया था। उसके बाद वो जनपद से इट हैज़ बिकम महाजनपद। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर। अब देखो मगध इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती थी, वो थी गंगा और सोन। और जब इम्पॉर्टेंट इतनी रिवर फ्लो करती हैं तो वो आपको किस लिए हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट में। द फर्स्ट थिंग इज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में या जाने में बहुत इजी हो जाता है। सेकंड, आपके खेतों के लिए, आपके घरों के लिए, आपके कैटल्स के लिए यू गेट वाटर सप्लाई थ्रू आउट द डे। तीसरा, आपके जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए इनफ वाटर मिल जाता है ना। वाटर होता है तो आपके खेत भी हरे भरे लहलहाते हैं, आपके घर भी जो है हरा भरा रहता है, और आप हर तरफ से खुशी और सुखी और संपन्न रहते हो। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। मगध के कुछ पार्ट्स बहुत डेंस फॉरेस्टेड थे और उन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स मिलते थे, जिनको कैप्चर करके उनको आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था। आर्मी के लिए किस लिए ट्रेन किया जाता था, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते थे, एलिफेंट्स के ऊपर बैठ के राजा या फिर राजा के जो सोल्जर्स होते थे, वो लोग जब दूसरी एनिमीज से फाइट करते थे तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता था। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। इसके अलावा फॉरेस्ट से हाउस बिल्ड करने के लिए लकड़ी मिलती थी। कार्ट्स यानी रथ और चैरियट्स बनाने के लिए भी आपको लकड़ी मिल जाती थी। ये देखो, जब हॉर्स के बैक पे खड़े होके या फिर बैक पे बैठ के राजा लोग फाइट करते थे तो उनसे लड़ पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। Besides, there were iron ore mines in the region. मगध जो है, अभी आपको पता है वो बिहार का पार्ट है, बिहार का पुराना नाम मगध है। तो बिहार का जो हिस्सा है जिसको झारखंड और हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं, उसको तो बाद में उस बिहार से डिवाइड किया गया। अदरवाइज झारखंड और जो छत्तीसगढ़ एरिया है वहाँ पर बहुत सारे आयरन के माइंस हैं ना, आयरन ओर मिलता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। तो वहाँ पे इतना आयरन मिलता था जिससे क्या था, मगध को जो भी राजा होता था उसको अपने सेना के लिए वेपन्स और टूल्स बनाने में हेल्प मिल जाती थी। उनको टूल्स बनाने के लिए दूसरे स्टेट से आयरन खरीद के नहीं लाना पड़ता था। अब देखो ये वेपन्स हैं और ये टूल्स हैं। टूल्स जो होते हैं आपके सपोर्टिंग
इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आप अपना काम, डेली लाइफ का काम इजी कर सकते हो। बट वेपन्स क्या होते हैं? वेपन्स बड़े फैटल होते हैं, घातक होते हैं, जिससे आप अपना प्रोटेक्शन करते हो या फिर अपने दुश्मन को, एनिमीज़ को किल करते हो। सो दीज आर वेपन्स एंड दीज आर टूल्स। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसार एंड अजात शत्रु। तो ये बिम्बिसार है, इसके अलावा ये अजात शत्रु है, जिन्होंने तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये अजात शत्रु की इमेज है, ये उनकी बनाई हुई एक मूर्ति है। और इसके अलावा इन दोनों ने मिलके, बिंदुसार और अजात शत्रु ने मिलके पूरे जो है मीन्स यूज़ किए सो दैट दे कैन डिफीट ऑल देयर नेबरिंग किंगडम्स, एंड दैट्स वाई दे मेड देयर किंगडम मगधा अ वेरी वास्ट एंड वेरी पावरफुल किंगडम of that time. Next is Mahapadmananda. He was another ruler who has a lot of contribution in making Magadha a very powerful empire, but he belongs to Nanda dynasty and these two belongs to Maurya dynasty. Rajgarh, and present day it is known as Rajgir, it is in Bihar, was the capital of Magadh for several years, and later the capital was shifted to Patliputra, which is now known as Patna. Before Patna being the capital of Magadha, earlier Rajgarh or Rajgir was the capital of Magadha for many years. Now next important person in this chapter is Alexander. एलेक्जेंडर का नाम इतना डिफ़िकल्ट था कि इंडियन पीपल दे कुड नॉट प्रोनाउंस इट वेरी प्रॉपरली, सो दे यूज टू कॉल हिम सिकंदर। तो सिकंदर जब भी बोलते हैं तो वो अलेक्जेंडर का ही इंडियन वर्जन नेम है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप। यूरोप की एक कंट्री है मैसिडोनिया, वहाँ का वो रूलर था, एंड ही वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। किसी किसी को बीच बीच में जो है बड़ी इच्छा हो जाती है कि वो पूरी दुनिया को जीत ले, सो ही वॉज वन अमंग्स देम। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंकर द वर्ल्ड बट डिड कंकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया and came to the Indian subcontinent, reaching up to the bank of the ब्यास रिवर। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ब्यास रिवर है, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब में आती है, पंजाब से होते हुए इट फ्लोज इनटू दिस अरेबियन सी। तो यहाँ तक पहुँच गया था, ब्यास रिवर तक पहुँच गया था ब्यास रिवर तक पहुंच गया था, और उसके बाद जो है उसको मगध तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। सो दिस वे ही हैड कम टू इंडिया फॉर द ड्रीम टू टेक ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। और जो है ब्यास रिवर के पास पहुंचने के बाद ही हैड डिफीटेड वन ऑफ इंडियन किंग हुज नेम वाज पुरु। उसके बाद उसने अपने किंग सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट द soldiers of his army they refused, as they had heard that the rulers of the India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. But the actual truth behind this is that they did not even suited with the temperature of India, because it was very hot temperature in India and they had come from the Europe which was having very cold climate over there. तो इनकी आर्मी को, अलेक्जेंडर की आर्मी को इंडिया का क्लाइमेट भी सूट नहीं हुआ, दैट्स वाई दे रिटर्न बैक। अदरवाइज वो अगर इंडिया के अंदर ही हैड स्टार्टेड कनकरिंग तो एक एक करके उसने इंडिया के सारे एम्पायर को क्या कर लिया होता, एनेक्स कर लिया होता, उनको ग्रैब कर लिया होता। तो अभी हम लोग भी जो है रोमन एम्पायर के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी प्रजा होती। नेक्स्ट महाजनपदा इज वज्जी। वज्जी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार। वैशाली नाम का एक प्लेस है जो वज्जी की कैपिटल थी और जो बिहार में है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गणा और संघा। अब वज्जी की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी अलग प्रकार की थी। अभी तक हमने मगध की जो गवर्नमेंट है वो देखी, मगध में तो किंग था और एक किंग था जो बहुत पावरफुल था, बट वज्जी भी एक जनपद है और वहाँ की कैपिटल वैशाली है, पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको जना और या उसको संघा बोलते हैं। अब जना और संघा में क्या होता है, वहाँ पर देयर इज़ नॉट वन बट मैनी रूलर्स। Sometime even when thousands of men ruled together, each one was known as a Raja. By God, see,
एक कंट्री में 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 500 भी नहीं, 1000 रूलर कैसे रूल करते होंगे और हर किसी को राजा बोलते थे। बताओ, इतने सारे रूलर एक ही जनपद में होते थे। नेक्स्ट है द राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और जितने भी राजा होते थे, अगर वो एक था या 10 थे या 100 थे या 1000 थे, सबके सब जितने भी रिचुअल्स होते थे, पूजा, कर्मकांड, हवन, वो सब साथ में क्या करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, और वो जो है बीच बीच में अपनी मीटिंग्स में मिला करते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और ये डिसाइड करते थे कि आगे उनको अपने किंगडम के लिए क्या करना है और कैसे करना है। हाउ एवर women dasas and kammakaras could not participate in these assemblies, और जैसे पहले हमने भी नोटिस कर रखा है कि जो women होती थी और जो slaves होते थे या दास होते थे, इसके अलावा जो कम्मकारा मीन जो स्मॉल कास्ट के लोग होते थे, दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, वो इन असेंबलीज में, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर सकते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट होम यू हैव रेड इन चैप्टर 6 बिलोंग टू गणास और संघास, जो बुद्ध थे उनके जो फादर थे वो भी एक ऐसे ही किंगडम के राजा थे। मतलब एक ऐसे किंगडम के राजा थे जहाँ पर बहुत सारे राजा टुगेदर दे यूज टू रूल, और भगवान महावीर के जो फादर थे वो भी एक किंग थे और वो भी ऐसे ही गणा या संघ किंगडम के राजा थे। So these are some important questions belong to this lesson. You can pause the videos and answer the questions. Thank you. Please do like and subscribe and do comment on all our videos, and which motivates us to make more good videos for you people to get through all sorts of examination you are appearing in. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।